लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान आज अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। आज दोपहर में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। घर में घुसे चोर के हमले में सैफ अली खान घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो सैफ अली खान हमले मामले में एक बड़ा जो अपडेट है, बड़ी जो खबर है वो आपको हम दे देते हैं। आज सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जाएगा लीलावती अस्पताल से, और ऐसे में जो बयान है वो भी कल पुलिस ने सैफ अली खान का दर्ज किया था। और आपको बताते चलें कि जो अपराधी है उसको ले जाकर के आज सुबह सैफ अली खान के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया है। हालांकि डिस्चार्ज के बाद सैफ अली खान अपने पुराने वाले घर, जहां पर उनके ऊपर अटैक हुआ था, ये हमला हुआ था, वहां नहीं जाएंगे। पास ही में बने एक अपार्टमेंट में उनका एक फ्लैट है, उसमें वो शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। अभिनेता सैफ अली खान को आज लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। दोपहर में लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान को छुट्टी मिलेगी। हमले के बाद से अस्पताल में ही सैफ अली खान भर्ती हैं, और ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि सैफ अली खान लगातार रिकवर कर रहे हैं। उनकी जो हेल्थ है वो अभी ठीक है। तो सैफ अली खान मामले में एक बड़ा जो अपडेट है वो आपको हम बताते चले। सैफ अली खान से जुड़ी बड़ी खबर, आज दोपहर को लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान को छुट्टी दे दी जाएगी। डॉक्टर्स लगातार फैसले की बात कर रहे थे कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर एक बार डिस्कशन कर ले, बातचीत कर ले, उसके बाद फैसला लेंगे। लेकिन आज कहा जा रहा है कि दोपहर सैफ अली खान को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर वैभव परब भी जुड़ गए हैं। सैफ अली खान को दोपहर 2 बजे के आसपास लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी। फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है? और कहा यह भी जा रहा है कि पास वाले अपार्टमेंट में जाएंगे, पुराने वाले घर में जहां पर हमला हुआ था वहां फिलहाल नहीं जाएंगे सैफ अली खान। क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश भर में कुछ कई दिनों से सैफ अली खान वाला मामला है वो चल रहा था, लेकिन आज है सैफ अली खान अपने घर जाने के लिए तैयार है। डॉक्टरों से हमने बातचीत की, सैफ अली खान पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, वो चल सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं, और डॉक्टरों का ये आत्मविश्वास है कि सैफ अली खान जल्दी ही अपनी शूटिंग के लिए भी तैयार है, वो ट्रीट के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने 2 सर्जरी की है। एक उनके पीठ में 2.5 इंच का जो चाकू का टुकड़ा था वो निकालने के लिए मदद की है डॉक्टरों की टीम की। दूसरी तरफ जो गहरे घाव थे उस पर प्लास्टिक सर्जरी है लीलावती के डॉक्टरों ने की है। इसके बाद अब पूरी तरह से छानबीन करने के बाद डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है कि सैफ अली खान को आज डिस्चार्ज किया जाएगा। अभी देखिए, इस पिछले कई दिनों से जो मामला चल रहा है इसमें अब सैफ अली खान की क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, कई सारे सवाल है। इस सैफ अली खान के फैंस को भी पड़े हैं, तो इसका जवाब अब सैफ अली खान, संभावना ऐसे कि सैफ अली खान जाते जाते एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं क्या, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खुलासा है क्या, अपने फैंस को भी धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, फैंस को धन्यवाद दे रहे सैफ अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में जो सैफ अली खान के तमाम फैंस थे उनको उम्मीद थी कि सैफ अली खान जल्दी से ठीक हो और कम से कम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए। तो ये खबर आ गई है कि दोपहर के 2 बजे के आसपास सैफ अली खान को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संकल्प पत्र के दूसरे हिस्से को आज जारी करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जनता को लुभाने के लिए तीनों ही पार्टियां लोक लुभावन वादे भी कर रही हैं। इस बीच बीजेपी आज पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र का दूसरा भाग युवाओं पर फोकस होगा। साथ ही छात्रों के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। युवाओं के लिए कॉलेज शिक्षा के लिए लोन की गारंटी देने का भी वादा किया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी ने 17 जनवरी को अपने संकल्प पत्र का पार्ट 1 जारी किया था। अगर दिल्ली में पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2,500 और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। LPG सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देगी। होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर देगी। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देगी। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 2,500 रुपए और 70 से ज्यादा उम्र वालों को 3,000 रुपए पेंशन देगी। अटल कैंटीन से झुग्गी वालों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था करेगी। यही नहीं, बीजेपी ने इतने सारे फ्री जन कल्याण के साथ दिल्ली को पीएम मोदी के नाम का गारंटी कार्ड भी दिया।
और अब बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में चुनावी प्रचार पूरे जोरों पर है। इसमें जमकर जबानी तीर भी चल रहे हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली में चुनाव प्रचार युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे पर तीखे हमले तेज हो गए हैं। चुनाव मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल ने अदानी और अंबानी का नाम लेते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये जमीन सारे झुग्गी वालों को एक साल के अंदर खत्म कर देंगे। आपकी जमीनें, ये अडानी अंबानी बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। मैं कहता था बस का सफर फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। तब भी मैंने कहा था बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ मैं। केजरीवाल के शब्दों के बाण यही नहीं थमे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए तो कमल का बटन। और दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के सुस्त रवैये से राहुल और प्रियंका गांधी नाराज नजर आते हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के खिलाफ ताल ठोक रहे संदीप दीक्षित डोर टू डोर प्रचार कर पूरी ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन बाकी नेताओं के ढीले प्रचार अभियान से राहुल प्रियंका नाखुश बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिसके बाद दिल्ली कांग्रेस को प्रचार में धार देने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार देने के लिए खुद राहुल गांधी भी हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी इसी हफ्ते दिल्ली में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। अब तक बने कार्यक्रम के मुताबिक राहुल 22, 23, 24 और 27 जनवरी को चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैलियों का फोकस दलित मुस्लिम बहुल सीटों पर होगा। सीलमपुर में सभा कर चुके राहुल मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद और ओखला में भी रैली करेंगे। हालांकि पार्टी ने पहले करीब 1 दर्जन विधानसभाओं में राहुल की पदयात्रा की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब वो चुनिंदा पदयात्रा ही करेंगे। दरअसल कांग्रेस आलाकमान चुनाव प्रचार की रणनीति से संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस दिल्ली में आक्रामक प्रचार करे और गंभीरता से चुनाव लड़ती नजर आए, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का चुनाव प्रचार गति नहीं पकड़ रहा है। और दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताई है। आज भी ताहिर की अर्जी पर सुनवाई होगी। दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल ने तल्ख टिप्पणी की थी कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हालांकि ताहिर हुसैन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग ने ताहिर का नामांकन स्वीकार कर लिया है, ऐसे में उसे प्रचार करने की इजाजत मिलनी चाहिए। दरअसल ताहिर ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी है। जेल में बंद ताहिर हुसैन पर कई गंभीर आरोप हैं। वो 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपियों में एक है। ताहिर हुसैन पर IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। दिल्ली में हुए दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद भी रह चुका है, लेकिन दंगे के बाद से वो जेल में बंद है। वो मुस्तफाबाद सीट से अपना नामांकन दाखिल भी कर चुका है। मुस्तफाबाद सीट मुस्लिम बहुल है, जिस पर करीब 35 से 40% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी ने इस सीट से करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को उतारा है। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद से उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह निर्देश दिया कि इन पर कार्यवाही की जाए। दिल्ली में चुनाव प्रचार युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे पर तीखे हमले तेज हो गए हैं। चुनाव मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल ने अदानी और अंबानी का नाम लेते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये जमीन सारे झुग्गी वालों को एक साल के अंदर खत्म कर देंगे। आपकी जमीनें, ये अडानी अंबानी बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। मैं कहता था बस का सफर फ्री कर दूंगा, ये कहते थे पैसा कहाँ से आएगा। तब भी मैंने कहा था बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ मैं। केजरीवाल के शब्दों के बाण यही नहीं थमे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। बीजेपी खुलेआम कह रही है
कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहे तो झाड़ू का बटन दबा देना, और अगर आप चाहते हो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए तो कमल का बटन। और बीएमसी चुनाव को लेकर के महाविकास अघाड़ी में मतभेद के बीच उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की है। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने को लेकर मतभेद के बीच उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से उनके मुंबई आवास में जाकर मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। विपक्षी गठबंधन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले शरद पवार ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में मतभेदों को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप किया है। लोकल बॉडी चुनाव के बारे में चर्चा हुई, गठबंधन के बारे में चर्चा नहीं हुई। हमारा महाराष्ट्र में जो गठबंधन विधानसभा में हुआ था वो लोकसभा में भी था। कांग्रेस का इसमें क्या व्यू है ये अभी तक हमने समझा नहीं है। दरअसल ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है कि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान किया था। तो हाल ही में शरद पवार ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बना है, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नहीं। तभी से गठबंधन में दरार की अटकलें लगने लगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक हो सकती है और तीनों दलों के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में पीड़िता का परिवार, जांच एजेंसी और सरकार सबको उम्मीद थी कि दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा दी है। अब इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी भी फैसले से खुश नहीं है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में अदालत ने जो फैसला दिया है वो न तो कोलकाता के बुद्धिजीवी समाज को रासा रहा है और न ही पीड़ित परिवार को। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी सियालदह कोर्ट के उम्र कैद वाले फैसले से खुश नहीं है। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি। ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के दोषी को फांसी देने की मांग की है। तथ्यों को मजबूती से रखना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, को इसे फांसी की सजा तक लेकर जाना चाहिए। जिस तरीके से सबूत सामने लाया जाएंगे उसी हिसाब से तो सजा तय होते हैं। कोर्ट में सीबीआई पीड़िता के परिवार और अभियोजन पक्ष की तरफ से फांसी की मांग की गई थी। पीड़िता के वकीलों ने इस केस को जघन्यतम मामला बताते हुए कहा, पीड़िता मेधावी छात्रा और समाज की संपत्ति थी। ऐसे में मृत्युदंड से समाज का आत्मविश्वास लौटेगा और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास बहाल होगा। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि भले ही मामला दुर्लभतम हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को फांसी के बजाय जिंदगी भर जेल में रहने की सजा दी। और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रहस्यमय बीमारी से हो रही मौतों को लेकर के केंद्रीय टीम ने बद्दल गांव का दौरा किया है। गांव के 17 लोगों को की अनजान बीमारी से मौत की खबर है। हालात इस कदर खराब हैं कि पुलिस ने भी जांच के लिए एसआईटी बना दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का बद्दल गांव इन दिनों एक रहस्यमय बीमारी के खौफ में जी रहा है। हर तरफ एक अनजान सा डर है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हड़कंप मचा हुआ है। बद्दल गांव में हुई मौतों का रहस्य खोजने के लिए केंद्रीय टीम इलाके में पहुंची, हालात का जायजा लिया। इस टीम में अलग अलग विभागों के एक्सपर्ट्स शामिल थे। बीमारी ने किसी का पूरा परिवार छीन लिया है तो कोई अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जल्द ही मामले का पता चल जाएगा। एसआईटी भी गांव में हुई मौत की जांच कर रही है। गृह मंत्री जी ने भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिला करके बनाई है। शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमों ने 3000 से ज्यादा लोगों के घर जाकर पानी और खाने के नमूने लिए। प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया गया। इस बीच प्रशासन ने गांव में एक बावली को भी सील कर दिया गया है, जिसमें कीटनाशक मिले होने की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने बावली के चारों तरफ कांटेदार तार लगाकर सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए हैं ताकि इस बावली का कोई इस्तेमाल न कर सके। और महाकुंभ मेले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे। 22 जनवरी को महाकुंभ नगरी में यूपी कैबिनेट की भी बैठक होनी है, जिसे लेकर के सीएम योगी ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाकुंभ के भव्य और दिव्यता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और एकता के महासंगम के साक्षी बन रहे हैं। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, अमित शाह प्रयागराज जा सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को प्रयागराज जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 27 फरवरी को महाकुंभ का दौरा कर सकते हैं। वीवीआईपी दौरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने 22 जनवरी को अपनी पूरी कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। और महाकुंभ हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। करोड़ की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। उद्योगपति से लेकर के क्या आम जनता संगम नगरी में पवित्र स्नान कर रही है। प्रयागराज की धरा पर सनातन का उत्सव, संतों का समागम, आध्यात्म और आस्था की डुबकी। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ के करीब पहुंच गया है। 20 जनवरी को रात 8 बजे तक करीब 55 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इनमें 10 लाख कल्पवासी और 45 लाख श्रद्धालु शामिल थे। अभी तक महाकुंभ में लगभग 8 करोड़ 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। महाकुंभ इतना अलौकिक और दिव्य है कि विदेशी श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आरती में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ में हर दिन होने वाला लेजर शो भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। महाकुंभ के रंग और तरंग सबसे जुदा है। ऐसे में हर कोई महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। उद्योगपति गौतम अदानी आज महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां वो इस्कॉन मंदिर और हनुमान मंदिर जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे, जबकि राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति महाकुंभ में पहुंच चुकी हैं। और चलिए अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि यूपी के शामली से आ रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बदमाशों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ की खबर है। आपको बताते चले कि मुस्तफा कग्गा गैंग के बदमाश अरशद के बीच मुठभेड़ की घटना हुई है। उनके साथ 4 और लोग थे जिसे ढेर किया गया है। अपराधी अरशद पर 1 लाख रुपए का इनाम था। डकैती, हत्या और लूट जैसे कुल 17 से अधिक मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील को गोली लगी है। गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शामली, यूपी के शामली की, जहां पर एसटीएफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुस्तफा बग्गा नाम का गैंग, जिसके तकरीबन 4 लोगों को ढेर किया गया है। और ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक इंस्पेक्टर को गोली भी लगी है, जिसे गुड़गांव मेदांता में हॉस्पिटलाइज किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है जिंजाना थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव के पास, जहां पर आपको बता दें मेरठ एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुकीम काला गैंग के जो 4 सदस्य थे, उसमें 4 बदमाशों को मेरठ एसटीएफ ने मार गिराया। आपको ये घटना दिखा दे कि ये इस जगह पर घटना हुई है, जहाँ पर आपको दिखा दे कि यहाँ पर शीशे टूटे पड़े हैं गाड़ी के। और आपको दिखा दे जो कि यहाँ पर जो सर्किल बनाया हुआ है, यहाँ पर जांच पड़ताल करके पुलिस जो है गाड़ी को थाने ले जा चुकी है। और आपको बता दें कि ये वो बदमाश थे जो कि हरियाणा से होकर के लगातार यहाँ पर सहारनपुर की तरफ जा रहे थे। मेरठ एसटीएफ को सूचना मिली, जहाँ पर मेरठ एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 1 लाख का मुस्तफा, जो कि बड़ी माजरा का रहने वाला था, सहारनपुर का क्षेत्र का। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुठभेड़ हुई है, वो लगातार यहाँ पर गोलियां, एक दरोगा इसमें घायल है, जिसमें बताया जा रहा है कि दरोगा की गंभीर हालत बनी हुई है, जो कि सुनील कुमार जी है, वो मेदांता के हॉस्पिटल में एडमिट है। और वहीं अगर बात करें तो इतनी बड़ी जो मुठभेड़ यहाँ पर मेरठ एसटीएफ के द्वारा है, लेकिन शामली पुलिस के जो हाथ है वो अभी खाली है। लेकिन कुछ भी पुलिस को नहीं पता था, शामली पुलिस को, ये मुठभेड़ कहाँ हुई है, कैसे हुई है। बाद में जब पहुंचे तो यहाँ पर तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।